बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद शहर दस्तूर जो है इस वक्त महव मरकज़ बना हुआ है। आज वहाँ पे बहुत कुछ अहम फैसले होने थे। रावलपिंडी ने अपना फैसला कल सुना दिया है। GHQ रावलपिंडी तर्जुमान पाक फौज, उन्होंने कल अपना फैसला सुना दिया है कि वो क्या सोचते हैं और वो आइंदा क्या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन सी जमात उनकी फेवरेट है और कौन सा सिस्टम उनका फेवरेट है। वो सारी बातें कल वो कर चुके हैं और वो एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब चाइना के अहम तरीन दौरे पर हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त देखा जाए पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल को एक तरफ रखते हुए, जो सबसे अहम इवेंट है वो बीजिंग में हो रहा है और वो आर्मी चीफ का 4 रोज़ा दौरा है। उनका ये पहला दौरा है चाइना का और उससे पहले जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो आपस में विजिट कर चुके हैं और मामला तय कर चुके हैं और एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि बाजवा साहब के बाद तकरीबन 5 माह के बाद उनका ये विजिट है आर्मी चीफ का, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दौरान जो खित्ते में तब्दीलियां आ चुकी हैं वो भी जहन में रखना चाहिए कि चाइना ने सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवा दी है और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक तवील अरसे से जो एक जंग की कैफियत थी, वो जंग की कैफियत ख़त्म होकर सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो बहाल होना शुरू हो गए हैं और सिफारत खाने खुल रहे हैं। तिजारत और मुआशी ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात, सकाफती ताल्लुकात ये शुरू हो रहे हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। और ये एक बहुत बड़ी खबर थी दुनिया के लिए, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो दस्तों गिरबा और एक दूसरे के साथ प्रॉक्सीज जंगें जो लड़ी जा रही थी मुख्तलिफ रीजन में, उसमें ये हिस्सेदार होते थे। तो यमन की जंग उसकी सबसे बड़ी थी, जहाँ पे सऊदी अरब को इतराज़ ये था कि वहाँ पे ईरान इन्वॉल्व है और हौसी बागियों को ये सब के सब जो सऊदी अरब मुखालिफ कुव्वतें हैं वो उनको प्रमोट कर रही हैं। बहरहाल सऊदी अरब और ईरान की सुलह हुई बीजिंग में और चाइना ने करवाई, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। उसके बाद यमन की जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया गया। नेक्स्ट सऊदी अरब और शाम के दरमियान सुलह हो चुकी है। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं, वो ताल्लुकात जो कशीदगी वो ख़त्म हो गई, दोनों एक दूसरे के साथ आगे। और सऊदी अरब ने $5 अरब जो है वो डिपॉजिट किया तुर्की के लिए, इकोनॉमी को हेल्प आउट करने के लिए। तो इस तरीके से ये तो हैं हमारे इस रीजन के मामला जो कि बेहतर हो रहे हैं और इस तरीके से सऊदी अरब और कतर के दरमियान वो उससे पहले मामला सेट हो चुके थे। तो ये मामला चल रहे हैं। इस मामले में इसी दौरान जो ख़ास तौर पर जो रिजीम चेंज हुआ, इसके बाद चाइना को भी सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को वो मशकूक नज़रों से देख रहा था और गुमान गालिब आ चुके थे और बदएतमादी बढ़ चुकी थी और इसलिए हर तरह के ताल्लुकात जो हैं वो रुक गए थे चाइना और पाकिस्तान के दरमियान भी। उसकी रीज़न ये है कि ख़ास तौर पे जब 5 अगस्त 2019 का मामला आया कश्मीर का, तो उसमें चाइना भी उसी तरीके से उसका पार्ट था, क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म की गई यकतरफा तौर पे और एक 370 आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म किया गया। तो उसके बाद चाइना ने तो अपना काफ़ी हिसाब बराबर कर लिया था इंडिया के साथ और अपने बहुत सारे इलाके जो है न सिर्फ जिन पे क्लेम था चाइना का वो इंडिया से ले लिए थे और वहाँ पे चाइना का परचम लहरा दिया गया था। इसी दौरान पाकिस्तान और इंडिया की भी कशीदगी बढ़ गई थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लेकिन उसमें हुआ ये कि अमेरिकन की मदद से और उनकी इन्वॉल्वमेंट से बाजवा साहब के ज़माने में एक सीज़ फायर हुआ LOC पे और इस तरीके से वो इंडिया जो कि परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो 2 महाज़ों पे कैसे अपने लड़ सकेगा। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, वो इस मुसीबत में तकलीफ़ में मुब्तला था, लेकिन उसका ये खौफ, बहुत ज़्यादा खौफ था और उसको फिर हमने जवाब भी दिया। जो हुआ था हमारा बालाकोट पुलवामा के बाद जो हुआ, बालाकोट के बाद जो हमने रिस्पॉन्ड किया और उनके जहाज़ गिराए और सब कुछ बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ, तो वो काफ़ी खौफ और हरास के आलम में था। लेकिन हुआ ये कि इस दौरान हमने LOC पे सीज़ फायर किया और जंग बंदी और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। तो इधर से यकीन दहानी करवाई गई कि जनाब हमारी तरफ से कोई ख़तरा नहीं होगा। तो वो एक जो 2 महाज़ों पे इंडिया को परेशानी का सामना था, तो वो सिर्फ एक महाज़ पे उसका फोकस हो गया चाइना के साथ। तो उस पर भी चाइना को पाकिस्तान पे थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी सारा एतराज़ भी था और शिकवा भी था। फिर ये जो रिजीम चेंज का मामला हुआ तो उस दौरान भी यही हुआ कि वो सारे का सारा साइफर का जो आया उसमें भी कुछ चीज़ें और चाइना के इल्म में भी थी। तो लिहाजा
हमारे सियासी और जो दिफाई मामला थे वो रुके हुए थे, CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और दीगर। तो इसलिए ये अब 5 महीने इस पे कम से कम लगे हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, तो उसको रिवाइज किया जा रहा है, सारी चीज़ों को, बदगुमानियों को ख़त्म किया जा रहा है और एक रिवाइवल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। लिहाजा एक तो ये विजिट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एतबार से, क्योंकि हमारे गिरदो पेश में जो हालात वाक़यात हो रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पे लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी, लड़ाई हुई थी, हमने बेस कैंप देने थे, अपनी एयर बेसिस देनी थी और हमारे फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करनी थी और बेसिस देनी थी, जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने खबर भी दे दी थी कि जी अनऑफिशियली ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है पाकिस्तान और पेंटागन के दरमियान और हमारी मिलिट्री फोर्सेस के दरमियान, जो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वहाँ से मामला ख़राब होना शुरू हुए थे। तो ये सारी चीज़ें तो चाइना ये समझता था और समझता है कि अगर पाकिस्तान ने ये एयर बेसिस यहाँ पे दिए अमेरिका को, तो इसका मतलब है कि चाइना भी अंडर प्रेशर रहेगा और चाइना पे भी नज़र रखी जाएगी, फिर ईरान भी नाराज़, ईरान पे भी नज़र रखी जाएगी, और अफगानिस्तान तो एक बहाना है, असल में चाइना और रशिया और ईरान ये इस रीजन को पे नज़र रखने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो थी ये काफ़ी तकलीफ दे मामला थे, लेकिन बहरहाल पहुँचे हैं आर्मी चीफ। और इस दौरान एक और भी बात बता दूं कि हालात जो इस कदर मामला ख़राब है, चाइना पॉलिटिकल एंड पे आ रहे हैं, तो हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो हैं वो सऊदी अरब के अमेरिका के तो बहुत ज़्यादा विजिट कर चुके हैं। अमेरिका, यूरोप आना जाना लगा हुआ है और बहुत कम वो पाकिस्तान में नज़र आते हैं। लेकिन चाइना का उनका सिर्फ एक विजिट है और चाइना के साथ उनके साथ जो प्रायोरिटी है वो चाइना, उनकी वजारत ख़ारजा जो हमारी बिलावल भुट्टो के पास है, उनकी वजारत ख़ारजा की तरजीह जो है वो यूरोप और अमेरिका ज़्यादा नज़र आता है और वहीं के ज़्यादा विजिट्स हैं, चाइना के मामले में बिल्कुल नहीं। और फिर इसी तरीके से हमारे जो पॉलिटिकल लेवल पे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी को बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नहीं देखी गई। चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान में हर सूरत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इस्तेहकाम हो, और न सिर्फ अब ये चाइना चाहता है बल्कि सऊदी अरब भी चाहता है, UAE भी चाहता है, जिसके पास भी ये गवर्नमेंट पैसे लेने गई तो उन्होंने कहा जी आप अपने आप को पहले तो अपना ढांचा, अपना जो माशी ढांचा है, इक़्तिसादी ढांचा, उसको भी ठीक करें, कुछ रिफॉर्म्स लेके आएँ। ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और हम कब तक आपको लुक आफ्टर करते रहेंगे? आप अपने अंदर भी कोई चेंजेस लेके आएँ, और ताकि जो हम आपको ये लुक आफ्टर करते हैं, आपको कर्ज देते हैं, डिपॉजिट देते हैं, और वही अल्टीमेटली इससे आपकी जान, आपको छुटकारा हासिल हो पाकिस्तान को। तो लिहाजा सऊदी अरब भी ये चाहता है, UAE भी चाहता है, पाकिस्तान भी ये, ईरान, चाइना भी ये चाहता है, रशिया भी ये चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए और पाकिस्तान सियासी तौर पर मुस्तहकम होगा तो उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मफादात जुड़े हुए हैं बहुत सारे मुल्कों के, और जाहिर है जो जिनके साथ हमारे सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी, दिफाई ताल्लुकात हैं, तो वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम। तो चाइना सियासी इस्तेहकाम चाहता है। और जो बात खास तौर पे टाइमिंग्स के बारे में आपको पता है, कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो टाइमिंग्स के मामले में भी बहुत इम्पोर्टेंट थे टाइमिंग्स के। चाइना के विजिट के दौरान ये DGISPR ने एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया मुख्तलिफ हवालों से, और उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ किया, और अब इंडिया टुवर्ड्स इंडिया जो है पॉलिसी वो भी रिवाइज हो रही है। और मौजूदा हम देखते हैं कि मौजूदा जो मिलिट्री लीडरशिप है वो दोबारा फोकस कर रही है कश्मीर के मामले पे और टुवर्ड इंडिया मामलात को। कल जिस तरीके से जवाब दिया गया तो बेशक ये कॉस्मेटिक्स थी, लेकिन जवाब तो दिया गया और जुबान तो खुली है, तो इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं जी। तो पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम आ सकता है तो फिर वो एक ही सूरत है, और वो है इंतखाबात हों और एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, क्योंकि ये 14 जमाती इत्तेहाद जो है वो तो बिल्कुल उस लेवल पे नहीं है, इसकी रूट्स हैं नहीं है, पब्लिक में, अवाम में रूट्स नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी तगोदों में है, और आर्मी चीफ भी ये बात कर चुके हैं कि आपस में बैठें और मिल बांट के मामला को आगे बढ़ाएं, हमारा कोई फेवरेट नहीं है। और गो के ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो अभी तक उसको फुल तौर पे 100% सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ और कुछ होता है कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, थ्योरेटिकली तो ठीक है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली अभी काफ़ी फ़र्क है। बहरहाल इस दौरान आज हुक्मरान इत्तेहाद का जो इजलास था, कल सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है और उसमें जाना है जी। मोहलत ली गई थी, अटॉर्नी जनरल ने वफाक की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मोहलत ली थी कि हम टाइम दें मुज़ाकरात के लिए। तो आज हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ और उसमें सारे इत्तेहादी मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान साहब, जो खबरें चलवाई गई ज़राए से, मौलाना फजल रहमान साहब डटे रहे
और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने पुराने मौक़े पे कायम हूँ और हम मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं इमरान खान साहब से, और उनको अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये बुनियादी बात मैं आपको बता देता हूँ कि असल मसला वही है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन जो होंगे वो जो कल इमरान खान साहब ने कहा कि हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप इलेक्शन करवा दें फ्री एंड फेयर, जो पब्लिक जिसको सपोर्ट करेगी वो जीत जाएगा, बाकी जिसको जितने वोट मिलेंगे वो सामने आ जाएंगे, जिसकी जितनी सीटें हैं पता चल जाएगा। और उन्होंने हुक्मरान को कहा भी आपके पास एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, एम्पायर भी आपके साथ है, सब कुछ आपको सपोर्ट कर रहा है, हुकूमत भी आपकी है, निगरान हुकूमतें भी आपकी हैं, ज़िला इंतजामिया भी आपकी है, पुलिस भी आपकी, सब कुछ आपका है, हमें सिर्फ इलेक्शन दे दें। तो वो इलेक्शन उनको मिल नहीं रहे। इमरान खान साहब ने कहा इलेक्शन दें, बाकी जो फैसला है अवाम का। लेकिन जाहिर है माजी में जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें तो होता है जी बताएं हमें मिलेगा क्या, तो होता यह है कि बताते हैं कि हमें क्या मिला। तो मौलाना फजल रहमान साहब की बुनियादी नुकता यह है कि उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, तो उनकी एडजस्टमेंट कोई बन नहीं रही सिवाय बलूचिस्तान के कोलिशन गवर्नमेंट के, और तो कुछ नहीं है। इस वक्त उनके बारे में आ रहे हैं माशाल्लाह से, हर तरफ ही वजारतें हैं, गवर्नरशिप है, सब कुछ है, तो इसलिए भी चीज़ें फंसी हुई हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब इसी तरीके से मरीम साहब हैं और नवाज शरीफ साहब हैं, उनको क्या मिलेगा, वो भी अपनी जगह पे परेशान है। तो बाकी सब जो है इत्तेहादियों ने ये कहा है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब मुज़ाकरात करने चलिए। उसका फिर वाया मीडिया निकाला फेस सेविंग के लिए, और शहबाज शरीफ साहब ने भी वहाँ पे तकरीर जो की उसमें उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात हम करेंगे, मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं बंद किए जा सकते। उसकी वजह कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमरा अदालत नंबर 1 में ये क्या बोलेंगे कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वहाँ ये उनको कहना पड़ेगा कि हम मुज़ाकरात करेंगे, और फिर झूठी सच्ची एक मुज़ाकराती कमेटी भी बनानी पड़ेगी। अभी उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है वो लें या चेयरमैन सेनेट लें, तो जो पार्लियामान के अंदर पीटीआई के और दीगर जमातों के सेनेटर्स मौजूद हैं, क्योंकि पीटीआई के लोगों को तो अंदर आने नहीं दे रहे, तो सेनेटर्स मौजूद हैं, उन्हीं के जरिए हम मुज़ाकरात करते हैं। एक तो ये हुआ कि मुज़ाकरात तो करेंगे और मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करेंगे, और वो राज़ी होते या नहीं होते, वो मरीम साहबा अगर राज़ी होंगी तो मौलाना भी राज़ी होंगे, मौलाना मरीम साहबा राज़ी नहीं होंगी तो मौलाना भी राज़ी नहीं होंगे। तो चीज़ें अभी तक हुक्मरान इत्तेहाद के तो कंट्रोल में, कम अज़ कम उनके तो दस्तरस में नहीं है, और इसलिए ये फैसला हुआ नंबर 1। नंबर दूसरा जो फैसला हुआ एक फंड्स रिलीज करने का, वो कहते हैं जी फंड्स हम रिलीज नहीं करेंगे, ये पार्लियामान को ही मामला जाएगा, पार्लियामान ही फैसला करेगी, फंड रिलीज नहीं करेंगे। एक ये हो गया, लेकिन ये फैसला वफाकी काबीना के इजलास में नहीं किया गया, हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में किया गया। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन क्या ये सब कुछ हो सकता है? फिर इसी दौरान असम्बलियाँ बहाल करने के लिए भी पेटिशन आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली, इनको बहाल किया जाए, इन दोनों असम्बलियों को, और वो भी पेटिशन आ चुकी हैं। और निगरान हुकूमतों का पीरियड खत्म हो गया, उनको भी खत्म किया जाए, असम्बलियाँ बहाल करके वापस दिया जाएगी इक़्तिदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहाल की जाए पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला महमूद खान और वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब। तो लिहाजा पैरेलल हर चीज़ हर तरफ ये काम चल रहा है, और क्योंकि तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं, इनके पास है नहीं है। आज फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 4-3 का फैसला है, हम तो 4-3 के फैसले को मानते हैं। तो अगर आपने फैसला 4-3 का है तो फिर आप चले जाते उधर। कमरा अदालत नंबर 1 में जुमेरात 20 अप्रैल को क्या करने गए थे, वहाँ तो आपने सब तस्लीम कर लिया, तो फैसला भी तस्लीम कर लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर आपने मोहलत मांगी थी कि हमें बातचीत के लिए मोहलत का मौका दे दें, हम मोहलत दें, हम मुज़ाकरात करके कोई एक चीज़ पे इत्तफाक हो जाए। सिराजुल हक साहब की मुलाकात होती शहबाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब से, और उन्होंने फिर जुलाई की तारीख दी थी इलेक्शन की। तो ये सारी बातें तो हो चुकी हैं, अब रिवर्स क्यों लगा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हुक्मरान इत्तेहाद परेशानी के आलम में, और उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम इलेक्शन तो अक्टूबर-नवंबर में करवाएंगे, तो फिर ठीक है, पंजाब असम्बली का इलेक्शन हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा का हो जाएगा, 2 असम्बलियाँ आ जाएंगी, बाकी आगे चलता रहेगा। तो बहरहाल चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। ये हुक्मरान इत्तेहाद को आपको पता है डेडलॉक होगा तो उनको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आसानी से गिव अप कैसे कर सकते हैं वो, मैच वो फंसाएंगे तो उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो बहरहाल ये हैं अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।